फ्रेंड्स, फाउंडेशन के पेपर में बस अब एक हफ्ता बचा है। अगर आप इस एक हफ्ते में किसी भी रैंडम सोर्स से वीडियो देखोगे, कोई लेक्चर देखोगे, कोई बुक पढ़ोगे, तो आपने जो अभी तक पढ़ा है वही भूल जाओगे और नुकसान ही होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आप जो पढ़ रहे हो उस पर फोकस करना, और जो आपको आता है उसे एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करा जाए उस पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम गैप्स में आपको क्या क्या करना है, और जो ये एक हफ्ता है इस पूरे हफ्ते का रोड मैप हम बना के चलेंगे, जिससे कि आप ये सितंबर का अटेम्प्ट क्लियर कर लो। सो गाइज, वैसे तो ये आपको पता होगा, स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ। पास होने के लिए आपको 200 नंबर लाने पड़ेंगे, और ऐसा 400 में से, क्योंकि हर पेपर 100 नंबर का है, 4 पेपर हैं। और ऐसा नहीं है कि आप टोटल 200 से ज़्यादा ले आओगे तो आप पास हो जाओगे। आप में भी 220 ला रखे हो, बट आपको हर सब्जेक्ट में 40 नंबर भी लाने हैं। दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बच्चे जो ज़्यादातर गलती करते हैं कि ये कोई सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उसमें ले आए 80-90, बट कोई पेपर है जिसमें 37 रह गया, 39 रह गया। अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं टोटल और किसी पेपर में 39 रह गए हैं, तो भी आप पास नहीं कर पाओगे एग्जाम, आप तब भी फेल हो। आपको फिर से अटेम्प्ट देना पड़ेगा, चारों पेपर देने पड़ेंगे, एग्जामिशन का कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चलो मार्क्स बढ़ाने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए, जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आओ। बट कोई भी सब्जेक्ट इतना वीक नहीं होना चाहिए कि उसमें 40 ही नहीं आ पा रहे हैं। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको अगले 7 दिनों में ध्यान रखना है। इसलिए अगर आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको पता है आप इजीली 60-70 स्कोर कर लोगे, लेकिन एक भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि यार 35 की रेंज में रह सकता है और या फिर 40 ऊपर नीचे रह सकता है, उस पर फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करो। दैट अदरवाइज आपका खेल खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स की। अगर आपका 80% से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है, आपको पता है कि आप क्लियर करने ही वाले हो, ऑलमोस्ट श्योरिटी है। सो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है 1 से 2 बार, फुल आरटीपी एमटीपी सॉल्व करनी है, और मॉक टेस्ट लगाने हैं, और टारगेट लेके चलना है 250 प्लस का। 250 प्लस आराम से आ जाएंगे, इवन 300 तक भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है पहली कैटेगरी, अगर आपका 80% 90% सिलेबस कवर्ड है। अब आते हैं हम दूसरी कैटेगरी पे। अगर आपका 50 से 70% 80% है, तो क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज़ तो जो चैप्टर्स आ गए हैं उन्हें कंसोलिडेट करो, उन्हें एक बार फिर से पढ़ो, उनको रिवीजन करो, उनके मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, दूसरी चीज़, वो चैप्टर्स पढ़ लो जो आपको लग रहे हैं कि हो जाएंगे। बड़े लंबे चैप्टर्स वो स्टार्ट नहीं करने इस वक्त, वो करोगे तो फिर रह जाएगा, बिकॉज 7 ही दिन बचे हुए हैं। पर जो चैप्टर मैनेजेबल हैं, जो हो सकते हैं, छोटे चैप्टर्स हैं, और क्योंकि आएगा उनमें से भी क्वेश्चन, तो उन्हें कंप्लीट कर लो। लंबे चैप्टर स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और अगेन मेन चीज़ वही है कि सब पेपर्स में, सब सब्जेक्ट्स में इतना लेके चलो कि 40 से प्लस आ ही जाएंगे, और कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा ही आपका, उसमें आपको अच्छे से स्कोर करना ही है, जो आपका एवरेज टोटल 200 से ऊपर ले जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पर वो है कि 40 से ज़्यादा आनी चाहिए। कोई भी पेपर इतना वीक ना हो कि 40 भी ना आए, वरना बाकी सारी मेहनत बेकार है, सीधा आपको 3 महीने और लगाने पड़ेंगे। सो गाइज, अब अगर अब आए तीसरी कैटेगरी पर, अगर आपका 50% भी सिलेबस कवर नहीं हो रखा है, तो यार फिर दिक्कत की बात है। और बिल्कुल श्योर तो हम हो नहीं सकते हैं कि पेपर आपका निकल ही जाएगा, बिकॉज 20% ही है पासिंग परसेंटेज, काफ़ी दिक्कत की बात है फिर। बट एक जो चीज़ कहूँगा कि वही है कि मेन अपना मिनिमम मार्क्स लेके चलो कि 40 आ जाएँ किसी तरह से, जैसे तैसे करके। और 50% भी आप ये देखो कि हर सब्जेक्ट में 50% है, या आपके सब्जेक्ट ही 2 प्रिपेयर्ड है। अगर सब्जेक्ट ही 2 प्रिपेयर्ड है फिर तो भूल जाओ यार, फिर कैसे ही होगा कि आपने मान लो 2 सब्जेक्ट ही प्रिपेयर नहीं करे हैं। ठीक है, अब और और वन शॉट से आप अपना रिवीजन कर सकते हो पूरा, है ना। अगर आपका कम प्रिपेयर है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएँ, इतना आप कर लोगे तो कुछ चांसेस हैं, वरना फाउंडेशन है यार, टफ एग्ज़ाम है, 20% पासिंग परसेंटेज है। सो दिक्कत हो सकती है आपको, बट स्टिल 7 डेज़ में अगर आप कुछ कर सकते हो तो बहुत मैजिकल कुछ कर दोगे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कम है, बट हार मान लेना ये कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब यार देखो, सबसे पहले जो अकाउंटिंग पेपर है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ तो सबसे पहला है अपने फॉर्मेट और एडजस्टमेंट्स को रिवाइज कर लो अच्छे से, वो गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले आपने कोई क्वेश्चन गलत किए हो, एक बार उन्हें देख लो कि वो एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट था जहाँ पर गलती हुई, बिकॉज प्रोबेबिलिटी है कि वापस उसी पॉइंट पर गलती हो। तो अगर आप वो देख लोगे, एरर बुक आपने बना रखी होगी, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर ICAI के जो मॉड्यूल्स हैं, RTP हैं, MTP हैं, उन्हें सॉल्व करो अच्छे से, उसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यार पूरे 3 घंटे का मॉक टेस्ट दो, जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट 2 बजे वाली टाइमिंग पे, जिसमें आप अच्छे से अपने वर्किंग नोट्स दिखा रहे हो, जैसे बिल्कुल आप फेयर पेपर लिख रहे हो ना, वैसा करके दो। क्योंकि कई बार हम घर पे पेपर देते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं ये चीज़ तो मैं एग्जाम में लिख दूंगा, बट वहाँ पर लिखोगे, वहाँ पर टाइम भी तो लगेगा, वहाँ पर प्रेशर भी तो है, वो चीज़ घर पर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीधे एग्जाम में जाके नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है अकाउंटिंग के लिए। अब आते हैं लॉ पर। लॉ में देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है कि बस पढ़े जा रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमें लगता है जब किताब खुली रहती है कि हमें ये आता है, नहीं आता होता, हमें रिकॉल करना है। जैसे कि मैं अपनी कई पहली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, रिकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिकॉल में आपको सही में पता लगेगा, जैसे या फिर एक पेज ले लो, उस पर लिख लो कि आपको क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं,
फिर वही चीज़ें बचेंगी जो आपको याद नहीं है, केवल उन्हें पढ़ो। अगली बार जब आप वापस रिकॉल करोगे तो वो चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। दिस इज़ वेरी लाइक बहुत यूजफुल ट्रिक है। ठीक है, दूसरी चीज़ है आंसर्स लिखो यार। बिना लिखे आपको कोई चीज़ समझ में आ गई, आपको कोई चीज़ याद हो गई है, उससे ये बिल्कुल भी नहीं इंप्लाई होता कि आप वो लिख भी दोगे। लिखने के लिए अगर आपको अच्छा लिखना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, है ना। और टाइम में लिखना है तो उसके लिए आपको टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊंगा लॉ के लिए, कि फालतू में सेक्शन नंबर अगर आपको नहीं आता है ना, तो वो मत लिखो यार, फिर गलत हो जाएगा, उससे ज़्यादा नुकसान होगा। अगर नहीं लिखोगे तो मे भी कुछ चांसेस हैं कि बच जाओ, बट अगर गलत लिखा होगा तो फिर उस चीज़ का तो नुकसान ही होना है। यार अब हम आते हैं क्वांट्स पर। देखो अभी तक जो मैंने 2 पेपर बताए हैं वो थे डिस्क्रिप्टिव। क्वांट्स का पेपर जो है वो है लाइक आपको OMR शीट पर मिलेगी। अगर वन गो में बताऊं तो देखो यार, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो सारे याद करो। एक ही PDF एक ही पेज होना चाहिए आपके पास, जिससे आप वो याद करो। ऐसा नहीं कि पाँच छः फाइल हैं, इसमें भी वही लिखा है उसमें वही लिखा है। एक PDF पकड़ो, एक कोई फाइल पकड़ो, उसमें उससे बार बार रिवाइज करो। उससे आपको इस चीज़ों की एग्जैक्ट लोकेशन भी याद हो जाएगी, है ना, कि ये फॉर्मूला यहाँ था एग्जाम में, वो चीज़ आपको याद आने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे फिर। और क्योंकि ये केवल MCQ बेस्ड टेस्ट है, तो इसमें आपको अलग अलग 3 राउंड्स में मैं कहूँगा आप पेपर सॉल्व करो। बिकॉज कोई भी MCQ पेपर होता है उसमें हम राउंड वाइज ही पेपर सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आ गया वो नहीं हो रहा तो हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। पहला राउंड पकड़ो जिसमें आप सारे जो आपको क्वेश्चन आते हैं, ईजिली आते हैं, वो कर दिए, डायरेक्ट हैं, सर्टेन है, पता है, कर दिए। दूसरे में जो जिनमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बट क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा। फिर तीसरे राउंड में वो करेंगे, या तो नहीं आते, कुछ छोड़ोगे भी आप कुछ क्वेश्चन, या फिर एलिमिनेशन कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो थोड़ा सा, बिकॉज 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और यही सेम चीज़ आप इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई करोगे तो वहाँ भी यही सेम चीज़ आ जाएगी कि राउंड वाइज करना है और जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले करने हैं। तो गैप डेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली CA फाउंडेशन में। बिकॉज ऐसा हो सकता है आपको कोई पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, आप बिल्कुल एज पर हो, 45 मार्क्स पर हो, 42 मार्क्स पर हो। ऐसा हो सकता है आपको लगे यार कि मेरे तो 40 से भी नीचे ही आएंगे, तो आप पढ़ना ही छोड़ दो। यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चों की दिक्कत होती है कि हमारे तो आ गया यार 41 आ गया, हम पास हो गए थे लेकिन हमने उसके बाद पढ़ाई नहीं, हम तो डिमोटिवेट हो गए। ऐसा कर दोगे तो आपके साथ भी दिक्कत होगी। कुछ नहीं पता ना, हमें कोशिश तो ये करनी है, हम मार्जिन से बहुत ऊपर रहें। बट अगर ऐसा होता भी है कि पेपर आज का उतना अच्छा नहीं किया, तब भी आपको पूरा एफर्ट डालना है। पेपर के बिल्कुल लास्ट डे तक आपको पूरा एफर्ट डालना है कि आपका हो ही जाएगा, इस लेवल से तैयारी करनी है। वो कॉन्फिडेंस, वो हार्डवर्क आपको करते रहना है इन 7 दिनों में और उन गैप डेज में भी। बिकॉज एक चीज़ होती है घर पर पेपर देना, एक चीज़ होती है बस पेपर के बारे में बात करना। जब आप एग्जैक्टली पेपर दे रहे हो वहाँ पर, वो इन्वायरमेंट ही बिल्कुल अलग है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा। और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो नहीं ही करनी है, बिल्कुल मत करो। जिस टीचर से पढ़ते आ रहे हो, जो पता है आप इनसे पढ़ते हो, इनका आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है, उन्हें चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। कोई नई किताब नहीं लेनी है, 7 दिनों में कुछ नहीं होएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन तो जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ठीक है, उससे तो प्रैक्टिस हो रही है। बट वैसे कोई नई किताब पढ़ने के लिए ले रहे हो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब पेपर दे के आओगे उसके बाद उसे बार लंबा लंबा डिस्कस करने का उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत थोड़ा सा गैप मिलेगा आपको एग्जाम के दिनों में, उसमें अगले पेपर की तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। फालतू में प्रीवियस डे का जो पेपर है उसके बारे में सोचोगे तो अगर ख़राब गया होगा तो फालतू में आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ज़्यादा लंबे लंबे ऐसे नोट्स अब बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, उन्हें रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, है ना। बहुत सुंदर नोट्स बना रहे हो, जो आपको समझ में आ रहा है, शॉर्ट नोट्स हैं, दैट इज़ इनफ, है ना। कि अगर आप एक पेज में एक सब्जेक्ट अटका सकते हो तो कर दो यार। नोट्स में केवल वो लिखो जो चीज़ आपको रिवाइज़ करने में दिक्कत हो रही है, जो चीज़ आपको लगता है आप भूल जाओगे, नोट्स में केवल वो चीज़ें बना के रखो। और अपना कंपैरिजन अपने फ्रेंड्स से करना छोड़ दो यार, जैसा भी। क्योंकि देखो यार, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं कि एक की लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। आपको तो एक लिमिटेड मार्क्स आपको क्वालिफाई करना है। आपके 40 से ज़्यादा आ गए, 200 से ज़्यादा आ गए, तो आप CA फाउंडेशन क्लियर कर लोगे। तो फालतू में कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी स्लीप पूरी करो, ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे सो रहे हैं एग्जाम में, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। बिकॉज क्योंकि अभी भी लास्ट डे तक, एग्जाम तक काफ़ी टाइम है, आप 4-5 घंटे सो के नहीं चला सकते। प्रॉपर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी काफ़ी ज़रूरी है। और यार देखो, अब बिल्कुल फाइनल कंक्लूसिव नोट कहूँ तो आपको हर पेपर परफेक्ट नहीं करना। आपके जो स्ट्रॉन्ग पेपर्स हैं उससे आपको अपना टोटल एग्रीगेट बिल्ड करना है। जो वीक हैं उसमें इंश्योर करना है कि 40 से ज़्यादा हैं, और इस तरह से आप CA फाउंडेशन क्लियर कर लोगे, ठीक है। और बाकी तो यार मतलब थोड़ा बहुत मोटिवेटेड रहना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना अपनी कि हो जाएगा। अच्छी चीज़ें सोचो, ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा कि यार नहीं होगा तो मैं क्या ही करूँ, है ना। बढ़िया अपनी मेहनत करते रहो और बिल्कुल मतलब लगा दो यार, 10-12 घंटे तो पढ़ना चाहिए आपको, लाइक आखिरी 1 हफ्ता है और वैसे भी, बिकॉज आप इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि एक सब्जेक्ट वाइज
लाइक 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 सब्जेक्ट वाइज मैं स्ट्रेटजी लेके आऊँ बहुत जल्दी ही, अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, कि आप उससे भी आपको कुछ बेनिफिट मिले। एंड अदरवाइज दिस इज़ द वीडियो जो आपकी हेल्प करेगा लास्ट 7 डेज़ में एंड इवन इन द एग्ज़ाम डेज़। और बाकी कोई दिक्कत हो, कोई आपको स्पेसिफिक डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर ऑल्सो। सो दैट्स इट गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, मे यू क्लियर दिस अटेम्प्ट एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।